तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए शुरू करते हैं आज बिना कुछ कहे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। पिछली क्लास में हम लोग लोकस निकालना सीखे थे और एक क्वेश्चन किए थे। आज एक क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट A, B, C and cuts the axis in capital A, capital B and capital C, full stop. Find the locus of a point equidistant from origin A, B and C. Stop the video, try to your own, take maximum 3 minutes and then come back. तो बन गया है तो वेरी गुड, नहीं बना है तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अ प्लेन पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट मतलब ए बी सी आपके कांस्टेंट है एंड कट्स द एक्सिस इन ए बी सी। एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर और जेड एक्सिस को सी पर। इसका मतलब आपको हिंट दे रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में ले, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन x अपॉन ए, लेकिन ए बी सी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो हम x अपॉन ए नहीं कहेंगे, x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस जेड अपॉन आर इक्वल टू 1। अगर ये इक्वेशन होती है प्लेन की तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट p, 0, 0 हो जाएगा, b का कोऑर्डिनेट 0, q, 0 हो जाएगा और c का कोऑर्डिनेट 0, 0, r हो जाएगा। खैर एक और कंडीशन दी है कि ये क्या करता है, इट पास थ्रू ए बी सी दैट इज ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन क्यू प्लस सी अपॉन आर। लेकिन अभी पी क्यू आर तीनों क्या है, पैरामीटर कह ले, इन तीनों को रिप्लेस करना होगा। अब करना क्या है, एक पॉइंट का लोकस निकालना है। माना कि वो पॉइंट पी है और उस पॉइंट को मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट P है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, इस पॉइंट की A से डिस्टेंस, इस पॉइंट की B से डिस्टेंस, इस पॉइंट की C से डिस्टेंस। पॉइंट P जिसका लोकस निकालना है वो ओरिजिन से डिस्टेंस, A से डिस्टेंस, B से डिस्टेंस और C सभी से इक्विडिस्टेंट है। तो पहले हम लोग एक रिलेशन लेते हैं, OP इक्वल टू AP, O ओरिजिन 0, 0, 0, OP अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, AP अल्फा माइनस पी होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा पी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर कॉमन। पी कॉमन ले लें तो हम लोग कह सकते हैं p इंटू पी माइनस 2 अल्फा 0। अब p की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि a एक्स एक्सिस पे है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 2 अल्फा। सिमिलरली कैसे करेंगे, अब OP इक्वल टू BP करेंगे, OP इक्वल टू BP, तो Q इक्वल टू 2 बीटा, R इक्वल टू 2 गामा। सो A अपॉन 2 अल्फा प्लस B अपॉन 2 बीटा प्लस C अपॉन 2 गामा इक्वल टू 1। लोकस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा A अपॉन x प्लस B अपॉन y प्लस C अपॉन z इक्वल टू 2 को राइट हैंड साइड भेज दिए। तो दिस इज द लोकस, रिक्वायर्ड लोकस A अपॉन x प्लस B अपॉन y इज इक्वल टू C अपॉन z। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने इंटरसेप्ट पे मान लिया, फिर ABC से पास कर रहा है, ABC नोन है, PQR अननोन है, फिर ओरिजिन ABC से पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है। तो ये कंडीशन, जिसका लोकस निकालना उसको अल्फा बीटा गामा मान लिए, कंडीशन लगा दी है एंड सिमिलरली प्रोसीड कर रहे हैं।
लोकस पे एक क्वेश्चन और करते हैं इसी जैसा, फिर नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं। अ वेरिएबल प्लेन इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन कैपिटल A B C. Find the locus of the centroid of tetrahedron OABC. Find the locus of centroid of tetrahedron OABC. चलिए आइए डिस्कस करते हैं। A variable plane is at a constant distance p from origin, मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है एंड मीट्स द एक्सेस इन ABC, फिर मीट्स ABC पर, तो फिर से इंटरसेक्ट फॉर्म में लेते हैं। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। तो यहाँ ABC क्या है? अननोन है। अच्छा, अब हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है p, तो आपका हो जाएगा मॉड -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर p। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड d अपॉन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग एंड टेकिंग रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू, अब a b c तीनों अननोन है। किसका लोकस निकालना है? सेंट्रोइड के, और सेंट्रोइड भी किसका? टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन में o ओरिजिन 0 0 0, a 0 0, b 0 b 0, c 0 0 c। तो किसका लोकस निकालना है? सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड को x y z, टेट्राहेड्रन सेंट्रोइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4। तो x इक्वल टू a बाई 4, y इक्वल टू b बाई 4, z इक्वल टू c बाई 4। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 16x, तो 16x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16z स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन पी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे बनना चाहिए था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन थी, कहाँ से? ओरिजिन से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड डी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फार्मूला लगाए, स्क्वायरिंग रेसिप्रोकल, और फिर OABC से इक्वेशन ऑफ प्लेन से आ गया, ABC का कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड का फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बाई 4। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स हम लोग 2D में पढ़े थे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस। मन करे तो डेफिनेशन लिख लीजिए, नहीं तो ना लिखिए। एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन प्लेन्स। एंगल बाइसेक्टर, लोकस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ प्लेन्स। तो ये हुई। और अब ज्योमेट्रिकली आप कहते हैं कि भाई एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो दोनों प्लेन के एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। और चूंकि दो प्लेन दो एंगल बनाएंगे, इसलिए हर प्लेन के दो एंगल बाइसेक्टर होंगे अगर वो कट कर रहे हैं, जैसे 2D में था। तो एंगल बाइसेक्टर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बोथ प्लेन इज इक्वल। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर हम
वेक्टर फॉर्म में भी बात कर सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में भी बात कर सकते हैं। हम कार्टेशियन फॉर्म में बात करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन आर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। Let equation of plane, that is this is p1, this is p2. Let equation of planes are a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0। तो अब अगर हम डायग्राम बनाने की बात करें तो डायग्राम हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे कि वो आपको स्ट्रेट लाइन ही की तरह दिखाई देंगे। ये एक प्लेन और दूसरा प्लेन, ये प्लेन p1, ये प्लेन p2। क्योंकि अब अगर आपको 3D बनाना हो तो इसको पकड़ के खींच लीजिए, इसको ऐसे खींच लीजिए। तो ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, भले तुमको लाइन दिखाई दे रहा है लेकिन हम लोग लाइन की तरह ट्रीट, ये प्लेन है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को एक्स वाई जेड कह लिए। तो इससे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, मतलब अगर हम लोग P से प्लेन PA इज इक्वल टू PB मॉड ऑफ AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ AX प्लस a1x है, a1x b1y c1z d1 a1 b1 c1, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स will be a1x plus b1y plus c1z plus d1 upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square is equal to plus minus a2x plus b2y plus c2z plus d2 upon under root of a2 square plus b2 square plus c2 square। तो प्लस साइन लेने पर आपको एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, प्लस साइन लेने पर आपको एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, माइनस साइन लेने पर दूसरा एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो दोनों एंगल बाइसेक्टर हमेशा, जैसे हम लोग ने लाइन में पढ़े था, यहाँ पर फिर से एंगल बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एंगल बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर लाइन के हो और चाहे वो प्लेन के हो। अच्छा, ये जान करके हमने इस तरह से जगह छोड़ दी कि मान लो वेक्टर फॉर्म में मिल जाए तो भी आप देख ही लो, डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे r डॉट n1 प्लस d1 इक्वल टू 0, r डॉट n2 प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स will be r dot n1 plus d1 upon mod n1 is equal to plus minus r dot n2 plus d2 upon mod n2। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जिस एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में, एंगल बाइसेक्टर वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में जनरली हम कैलकुलेट करना प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग ने नहीं किया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 9
एंड 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आप लोग बड़े आसानी से निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 13 अपॉन 30। एक बार प्लस साइन लिए तो 13x प्लस 26y प्लस 26z माइनस 117 इज इक्वल टू, प्लस साइन लिए हैं तो 12x माइनस 9y प्लस 36z प्लस 39। तो x प्लस 35y माइनस 10z माइनस 156 इज इक्वल टू 0। x प्लस 35y माइनस 10z माइनस 156 इज इक्वल टू 0। दूसरा निकालेंगे सिमिलरली। दूसरा आंसर आएगा आपका 25x माइनस साइन लेके निकालोगे 25x प्लस 17y माइनस नहीं प्लस 62z माइनस 78 इज इक्वल टू 0। ये माइनस साइन लेने पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25x प्लस 17y प्लस 62z माइनस 78 इज इक्वल टू 0। 62 लगना चाहिए। तो अब लेकिन जैसा आप स्ट्रेट लाइन में याद करें, स्ट्रेट लाइन में भी आपसे क्वेश्चन केवल एंगल बाइसेक्टर नहीं पूछा जाता था, तो यहाँ पर भी वो केवल एंगल बाइसेक्टर नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आपसे पूछेगा एंगल बाइसेक्टर जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करे, मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालिए। जो ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करे, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालिए। अगर ये पॉइंट यहाँ अल्फा बीटा गामा लाई कर रहा है तो कहे फाइंड एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग दिस पॉइंट। तो इस रीजन में जितने पॉइंट होंगे उस पॉइंट को कंटेन करने वाला ये कहलाएगा। इस रीजन में जितने पॉइंट होंगे उनको कंटेन करने वाला। तो क्वेश्चन जनरली ये बहुत कम पूछता है कि आप एंगल बाइसेक्टर बताइए। एंगल बाइसेक्टर यही दो होंगे, अब इनमें से कोई एक्यूट होगा कोई ऑब्ट्यूस होगा। एक तरीका तो ये है कि पहले हम एंगल बाइसेक्टर निकाल लिए दोनों, फिर एक एंगल बाइसेक्टर और एक प्लेन लेकर के उनके बीच का एंगल निकाले और फिर कंपेयर किए। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में भी याद करिए लंबा पड़ता था, तो हमने वहां पर तो ये मेथड लिख भी लिया था, लेकिन फिर हम लोग ने यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बढ़ेंगे अब कि भाई जिस तरह से पूछा जाता है। तो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट अल्फा बीटा एंड गामा। एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट अल्फा बीटा एंड गामा। तो पहले समझते हैं, फिर तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। P1 आपको गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1। P2 आपको गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। ये आपको प्लेन गिवन है। ये प्लेन P1 और ये प्लेन P2। हम लोग ने अब 2D में ही बनाना सीख लिया। अब अगर कोई पॉइंट P यहां पर अल्फा बीटा गामा है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो याद करिए स्ट्रेट लाइन में कैसे करते थे, सेम कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिना टेंशन के लिख लेंगे।
जो फार्मूला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। या अभी नहीं लिखते हैं, ये आपकी मर्जी। ये इसलिए ये जो फार्मूला है एंगल बाइसेक्टर ये हमने लिख लिया, या हमें याद है तो हमने अभी नहीं लिखा, हटा लिए। निकालना क्या है, पॉइंट कंटेन करें। तो फौरन आपको फाइंड a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 गामा प्लस d1 इंटू a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 गामा प्लस d2। क्या करना है, ये फार्मूला हमें याद है, अभी हमने नहीं लिखा। लिख इसलिए दिया तुमको दिखाई दे। सर आपने क्यों लिखा, क्योंकि अभी हम आगे इसका यूज करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तब ये फार्मूला पहले कैलकुलेट नहीं करेंगे। अभी के लिए थ्योरी के लिए बस केवल लिख लिया। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड किए। तो केस 1, इफ पॉजिटिव, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इंप्लाइज दैट पॉजिटिव साइन, ये प्लस साइन लेने पर पॉजिटिव साइन विल गिव रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। यहां प्लस साइन लेंगे कब, जब इसमें पॉइंट अल्फा बीटा गामा पुट करेंगे, इसमें पॉइंट अल्फा बीटा गामा पुट करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे अगर पॉजिटिव आया। और सेकेंड, अगर निगेटिव आया, कौन ये, इफ निगेटिव, कौन ये, अगर निगेटिव आया तो माइनस साइन विल गिव रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। सर जीरो आएगा, जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पॉइंट प्लेन में लाई कर गया तो फिर वो केस नहीं होगा, या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो अगर पॉइंट कंटेन करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को दोनों प्लेन में पुट करके प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो फार्मूले का प्लस साइन लेंगे, प्लस साइन वाला एंगल बाइसेक्टर लेंगे, और अगर निगेटिव आया तो माइनस साइन वाले का। तो ये तरीका हुआ किसी पॉइंट को कंटेन करने का। तो नेक्स्ट हेडिंग, मेथड टू फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर इन विच ओरिजिन लाइज। तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ओरिजिन यहां लाई किया तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ही कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। अगर ओरिजिन इधर या इधर लाई किया तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर इन विच ओरिजिन लाइज। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0। सेम हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मेक d1, d2 ऑफ पॉजिटिव साइन। d1 और d2 को पॉजिटिव बनाएंगे। सर यहाँ तो पॉजिटिव है, वेरी गुड। मतलब सभी के सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए और d1 d2 पॉजिटिव। एक्चुअली d1 d2 पॉजिटिव इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये थर्ड वाली हेडिंग है। ओके, अब d1 d2 पॉजिटिव होने के बाद जो x का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट होगा उसे a1 b1 c1 कहेंगे और x y z के कोफिशिएंट a2 b2 c2 कहेंगे। इसके बाद क्या निकाल लेंगे, याद करिए, फाइंड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। दूसरा स्टेप, फाइंड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इफ थर्ड या यहां से केसेस, इफ
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉजिटिव है तो जो एंगल बाइसेक्टर का प्लस साइन है A1X प्लस B1Y प्लस C1Z प्लस D1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2X प्लस B2Y प्लस C2Z प्लस D2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर प्रोडक्ट मतलब सॉरी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉजिटिव है तो प्लस साइन वाला एंगल कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। प्लस साइन वाला क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, या इसी को हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर इन विच ओरिजिन लाइज, इन विच ओरिजिन लाइज। तो माइनस साइन वाला A2X प्लस B2Y प्लस C2Z प्लस D2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। या हम एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को ये भी कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। A1X प्लस B1Y प्लस C1Z प्लस D1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉजिटिव है तो प्लस साइन का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, और माइनस साइन का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये माइनस साइन का आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। सेकेंड केस हम इसी में काम चला रहे हैं, आप फिर से लिखिएगा सब। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 नेगेटिव है तो ये जो प्लस साइन का है इसका नाम बदल करके एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर इन विच ओरिजिन लाइज, ये नाम नहीं बदलेगा। और माइनस साइन अब कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर डज नॉट कंटेन ओरिजिन, तो माइनस साइन। और अगर ये जीरो हो गया तो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा और तब फिर ना कोई एक्यूट एंगल रहेगा ना कोई ऑब्ट्यूज एंगल। दोनों अगर इनका प्रोडक्ट जीरो हो गया तो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो दो केस, अगर पॉजिटिव है तो प्लस साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, माइनस साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो प्लस साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और माइनस साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो सीपीपी का क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 113 क्वेश्चन है फाइंड द प्लेन which bisect the obtuse angle between the planes 4x minus 3y plus 12z plus 13 is equal to 0 and x plus 2y plus 2z is equal to 9। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्लेन 4x minus 3y plus 12z प्लस 13 सही फॉर्म में है। D1 पॉजिटिव है, D2 पॉजिटिव करने के लिए -6 -2y -2z प्लस 9। अब A1 की वैल्यू 4, तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 4 A2 -1 -4 B1 -3 B2 -2 प्लस 6 -24। तो कितना? -22 which is negative। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 नेगेटिव है, इसलिए कौन सा साइन लेना पड़ेगा? प्लस साइन। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आप कौन सा साइन लेकर के चलेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 नेगेटिव है तो प्लस साइन एक्यूट देगा, माइनस साइन ऑब्ट्यूज। तो फार्मूला आपका हो जाएगा 4x minus 3y
प्लस 12z प्लस 13/13 इज इक्वल टू माइनस, इसमें फार्मूला लगाएंगे -x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 9/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं, कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। तो वेक्टर फॉर्म भी आपका हो सकता है और कार्टेशियन फॉर्म, हम प्रेफर कार्टेशियन फॉर्म करेंगे। तो भाई क्या है इसका मतलब, लाइन और प्लेन की इक्वेशन दी होगी, तो अगर लाइन की इक्वेशन दी होगी तो वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और प्लेन की इक्वेशन दी होगी r डॉट n प्लस डी इक्वल टू 0, दैट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात, अगर आप डायग्राम दोनों के लिए एक ही ले रहे हैं, ये अगर आपका प्लेन है और इस प्लेन में अगर लाइन लाई कर रही है तो वो ऐसे भी लाई कर सकती है, ऐसे भी लाई कर सकती है। तो लाई कर रही है इसका मतलब जो लाइन का पोजीशन वेक्टर है वो प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, लाइन का पोजीशन वेक्टर प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कितनी कंडीशंस होंगी? दो। पहली कंडीशन होगी a डॉट n प्लस डी 0, पहली कंडीशन कि जो लाइन का पोजीशन वेक्टर है वो प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और दूसरी कंडीशन जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है वो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर लाइन और प्लेन में ये दो शर्तें फुलफिल हो रही हैं तो हम बोलेंगे लाइन लाइज इन द प्लेन, और इस प्लेन को कहेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन। क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन। इसी तरीके से अगर हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है तो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। जो लाइन का पॉइंट है वो प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरी शर्त, दोनों a1 प्लस b1 प्लस c1 0, अगर ये दो शर्तें फुलफिल करती हैं तो हम बोलेंगे कि लाइन, दिस लाइन लाइज इन द प्लेन, या दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं दिस प्लेन कंटेन्स दिस लाइन इन इट, ये प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है। तो दोनों तरह से आपसे पूछा सकता है, एक तरह से ये कि लाइन और प्लेन दोनों, कि लाइन प्लेन में लाई कर रही है या नहीं, तो आप ये दो शर्तें खुद देखेंगे, या कई बार केवल ये भी आपको दे दिया जाएगा, ये लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है और फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, तो उसके साथ में एक सपोर्टिंग कंडीशन देनी पड़ेगी। तो कोई भी लाइन प्लेन में लाई करती है तो ये दो कंडीशन ध्यान रखिएगा। इन पे जब क्वेश्चन अगर मिलेगा तो करेंगे। जनरली दो लाइन पे क्वेश्चन आता है, लेकिन हमने कहा कि जब करना ही है तो चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने कहा वन लाइन से क्वेश्चन कम ही मिलता है, लेकिन फिर भी अगर मिलता है तो आपको देखना पड़ेगा। अभी अगर मिलेगा तो करेंगे भी। कंडीशन फॉर टू लाइंस टू लाई इन अ प्लेन, इस पे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और इस पे ज्यादा आने की, या इन्हीं को हम कोप्लेनर लाइन कहते हैं। अगर दो लाइन सेम प्लेन में लाई कर रही हैं तो उन्हें हम कोप्लेनर लाइंस कहते हैं। इसमें प्लेन की इक्वेशन आपको नहीं दी होगी, ये एक लाइन है, ये भी प्लेन में लाई कर रही है और कोई जरूरी डायरेक्शन, और दूसरी लाइन है ये भी अगर प्लेन में लाई कर रही है तो हम बोलते हैं बोथ लाइंस आर कोप्लेनर। तो अगर दोनों लाइन प्लेन में लाई कर रही हैं तो पहले कंडीशन निकालते हैं और फिर तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइंस वेक्टर फॉर्म, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर c प्लस म्यू टाइम्स।
तो हमने क्या किया, दोनों लाइन को कोप्लेनर मान लिया। तो कोप्लेनर की जो कंडीशन होती है वो देखते हैं। तो कोप्लेनर लाइंस किसे कहते हैं, दो लाइन जो सेम प्लेन में लाई करे कोप्लेनर लाइंस कहलाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन। तो अब अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो ये पॉइंट A से पास करेगी, दैट इज पोजीशन वेक्टर A। ये पॉइंट B से पास करेगी, दैट इज पोजीशन वेक्टर B। इसकी डायरेक्शन वेक्टर आपका B होगी और इसकी डायरेक्शन वेक्टर D होगी। तो अगर दोनों लाइन प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ये भाई C पोजीशन वेक्टर है और ये B और ये D, ये ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो एक तो वेक्टर AC और वेक्टर B एंड वेक्टर D। अगर वेक्टर AC, वेक्टर B एंड D आर कोप्लेनर हैं, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो लाइंस कोप्लेनर होंगी। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है तो लाइन कोप्लेनर नहीं होगी। तो और तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं, अच्छा वेक्टर AC किसके बराबर, वेक्टर C माइनस वेक्टर A के बराबर। तो अगर इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट C माइनस A BD is equal to 0 implies that lines are coplanar। नोट करिए पहले इतना, फिर से हमने माना दोनों लाइन कोप्लेनर हैं, तो कोप्लेनर है इसका मतलब एक ही प्लेन में लाई करेंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, मतलब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होना चाहिए। तो अब आपको अगर दो लाइन गिवन है, आप सबसे पहले ये निकालेंगे, अगर ये 0 है तो कोप्लेनर कहलाएंगे और अगर ये 0 नहीं है तो कोप्लेनर नहीं होगी। तो ये कंडीशन। और कई बार क्वेश्चन ये भी कहता है कि फाइंड वेदर दीज लाइंस आर कोप्लेनर, तो आप ये फाइंड करेंगे, 0 आया तो कोप्लेनर। फिर इसके आगे बोलेगा also find equation of plane containing coplanar line। तो equation of plane containing coplanar lines। अगर ये दोनों कोप्लेनर हैं तो एक वेक्टर को जनरल वेक्टर बना देंगे, दैट इज वेक्टर R माइनस वेक्टर A BD। ये जो प्लेन की इक्वेशन होगी ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग कोप्लेनर लाइंस R माइनस A BD। अब अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो कार्टेशियन फॉर्म में लेट सपोज आपको इक्वेशन जो गिवन होंगी वो लाइन की इक्वेशन गिवन होंगी, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो यहाँ से डायरेक्ट जो पूरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तो डायरेक्ट लास्ट स्टेप लिखते हैं, इफ डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो implies that lines are coplanar, implies that lines are coplanar, lines are coplanar। तो अगर दो लाइन गिवन है, कहां से आया, कॉन्सेप्ट यही है पूरा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो ये आपकी, अब यहां पर भी दिख दिया जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग कोप्लेनर लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग कोप्लेनर लाइंस।
अगर कोप्लेनर लाइंस है, अगर ये 0 है तो ही, 0 नहीं होगा तो कोप्लेनर नहीं होगी। तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, डिटर्मिनेंट 0। दिस लास्ट वन जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कहलाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग कोप्लेनर लाइंस, कंटेनिंग कोप्लेनर लाइंस। तो जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो ये फिक्स पॉइंट थे, तो कोई भी जनरल पॉइंट P ले लो जिसका पोजीशन वेक्टर R, तो वेक्टर PA और वेक्टर B वेक्टर D, तो R माइनस से BD यहाँ से। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म एंड इन कार्टेशियन फॉर्म अगर लाइंस कोप्लेनर हैं तो आज की क्लास, आज की क्लिप यहीं तक। कोप्लेनर लाइंस और इक्वेशन ऑफ अगर लाइन प्लेन में लाई करती है या नहीं, इन पे क्वेश्चन, एक लाइन है और किसी गिवन प्लेन में लाई करती है या नहीं, इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लिप में करेंगे। तो इस क्लिप में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। ओके, बाय।